गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान में भूगोल। क्लास है 8th और डेट है 26 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है मृदा। मृदा के निर्माण के कारक, भूस्खलन और मृदा का निम्नीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से समझना है और फिर हमें इसके जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। सबसे पहले मृदा कहते किसे हैं, मृदा होती क्या है। मृदा एक पतली परत होती है, कहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ की पतली परत को बोलते हैं मृदा। ये कैसी होती है, दानेदार कणों के आवरण की एक पतली परत होती है, ठीक है, इसे हम मृदा बोलते हैं। देखते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जो मृदा का प्रकार है, किस तरह की मृदा होगी, इसका निर्धारण कहाँ से होता है, हमारा स्थल के रूप से, ठीक है। उस स्थल का क्या रूप है, किस तरह का है, उससे हमें पता चलता है क्या ये मृदा है, किस प्रकार की होगी। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण जो होता है वो चट्टानों से जो प्राप्त होते हैं खनिज और जैव पदार्थ, और जो भूमि पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनसे होता है। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, अपक्षय क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है मृदा का। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जिस मृदा में खनिजों का और जैव पदार्थों का मिश्रण जो होता है वो एक उचित मात्रा में होता है, ठीक है, उचित अनुपात में होता है, वो मृदा कैसी होती है, उपजाऊ मृदा होती है। और किसी मृदा में कोई खनिज पदार्थ या फिर जैव पदार्थ कम होता है, कोई सा ज़्यादा होता है, तो हमारी कैसी हो, अनुपजाऊ मृदा होती है। अगर इनका मिश्रण सही है तो हमारी उपजाऊ मृदा कहलाएगी। उसके बाद क्या आप जानते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, ऊपरी जो पृष्ठ है, इसके ऊपर जो हमारी मृदा होती है, इसकी केवल 1 सेंटीमीटर इसकी जो मृदा की सतह है उसे बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। यानी ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है मृदा को बनने की। ऐसा नहीं है कि एकदम से बन जाएगी, एकदम से नहीं बनती, सैकड़ों हजारों साल इसमें लग जाते हैं। अब उसके बाद आगे है, अब हम देखेंगे मृदा निर्माण के कारक। तो कौन कौन से कारक होते हैं मृदा निर्माण के। जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक, स्थल आकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, ये सारे कारक होते हैं मृदा निर्माण के। यहीं पर ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा मृदा लिखा हुआ है। जैसे क्या, जनक शैल का स्वरूप, ये किस तरीके से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है वो यहाँ पर दिया गया है। जनक शैल का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है, ठीक है। जनक शैल जो होती हैं ये इन सब चीज़ों को, मृदा के इन सब चीज़ों को निर्धारित करती हैं। मृदा के रंग को, गठन को, रासायनिक गुणधर्म को आदि को निर्धारित करती हैं। ऐसे ही जो जलवायु कारक होते हैं, जलवायु कारक होते हैं हमारे, जैसे जलवायु से संबंधित कारक होते हैं। तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को ये प्रभावित करते हैं। जो मृदा में ह्यूमस होता है उसके निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है, जलवायु कारक। जलवायु कारक में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं जलवायु में, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि सब आते हैं इसमें। फिर है हमारा स्थल आकृति, किस तरह की स्थल आकृति है, ये सब चीज़ें, ठीक है, कितनी ऊंचाई है उसकी, तुंगता क्या है, ढाल क्या है, ये सारी चीज़ें भी इसमें प्रभावित करती हैं मृदा के निर्माण को। फिर हमारा जैव पदार्थों की भूमिका, ठीक है, कौन कौन से जैव पदार्थ हैं, ये भी मुख्य कारक होते हैं मृदा के निर्माण में। फिर है मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। इससे क्या होता है, हमारा समय होता है निर्धारित करता है जो मृदा होती है, जो उसकी कितनी मोटाई है, ठीक है, मोटाई को निश्चित करती है, निर्धारित करती है। अगर बहुत समय हो गया है तो मोटाई ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ये सब चीज़ें किससे पता चलती हैं, जो जितने समय में मृदा का संगठन हुआ है, मृदा बनी है, उसके समय से ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। उसके बाद वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जितने भी वनस्पति जात हैं, प्राणी जात हैं या सूक्ष्म जीव हैं, इनसे जो ह्यूमस का निर्माण होता है मृदा में, उसकी क्या दर है, ये इनसे निर्धारित होती है। तो हमने देखा मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, ये सारे इसके कारक हैं, आपको ध्यान रखना है। जनक शैल का स्वरूप आपको याद भी करने हैं। जलवायु कारक में कौन कौन से आते हैं, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि आते हैं। स्थल आकृति में ये आते हैं, उच्चावच, तुंगता, ढाल, सब ये स्थल आकृति में आते हैं। जैव पदार्थों की भूमिका, इसमें ये सब आते हैं। फिर हमारा मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, ये सारे कारक मृदा के निर्माण के कारक होते हैं। आगे देखेंगे हम भूस्खलन। भूस्खलन होता क्या है, ठीक है। भूस्खलन होता है, मान लो
कोई मलबा है या कोई शैल है या कोई ढाल से मिट्टी गिर रही है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगती है, ठीक है, उसका जो बहाव है बहुत ज़्यादा होने लगता है, किन्हीं शैलों का या किसी मलबे का या किसी ढाल से गिरने मिट्टी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा होने लगता है, वो क्या कहलाता है, हमारा भूस्खलन कहलाता है। तो देख लेते हैं भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया था। वृहत मतलब बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गिरने लगता है। ये कैसे होता है, ये प्राय भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ गठित होते हैं। जहाँ जब भी भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी या ज्वालामुखी आएगी तो वहाँ पर भूस्खलन होने का खतरा रहता है, ठीक है। भूकंप आने से भी बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकने लगती हैं, मलबे मिट्टी गिरने लगती है ढालों पे से। बाढ़ में भी ऐसे होता है, जो पानी होता है बाढ़ का पानी वो बहुत सारी मिट्टी को बहा कर ले जाता है, और ऐसी ज्वालामुखी में भी यही सब चीज़ें होती हैं। ये सारे कारण हैं भूस्खलन के। लंबे समय तक जारी वर्षा से भी भूस्खलन होता है। जब बहुत लंबे समय तक वर्षा होती रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा पानी का बहाव हो जाता है, तो वहाँ से भी मिट्टी कट के जाने लगती है, तो वहाँ पे भी तब भी भूस्खलन शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये भूस्खलन क्या होता है, देखो यहाँ पर दिखाया गया भूस्खलन। यहाँ पर आपने देखा यहाँ से पूरी मिट्टी कट के ये नीचे को गिरने को तैयार है, यहाँ पर इस तरीके से, इसे बोलते हैं भूस्खलन। उसके बाद है न्यूनीकरण की क्रियाविधि। न्यूनीकरण की क्रियाविधि क्या होती है, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्नलिखित हैं, ठीक है। जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्हें विकास किया तो हमें पता चला कि किन किन कारणों से भूस्खलन होता है, ठीक है। जब हमें कारण पता चल गए तो फिर हमने उसका प्रबंधन करना भी शुरू कर दिया, समाधान करना भी शुरू कर दिया। तो हम भूस्खलन को कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे रोक सकते हैं, भूस्खलन को रोकने की कौन कौन सी विधियां हैं हमें ये बताया गया है। कैसे कैसे रुक सकती हैं, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। जहाँ जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूस्खलन होने की संभावना रहती है, ठीक है, यहाँ हो सकता है, तो वहाँ का मानचित्र बना लीजिए और उन स्थानों को इंगित कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। तो उनका जो ये इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पर भूस्खलन होने की संभावनाएं हैं, उन्हें हम जब मानचित्र पर इंगित कर लेंगे तो उनका उपयोग हम किसी और चीज़ों के लिए कर सकते हैं। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, ठीक है। अगर कहीं से भूमि खिसक रही है मान लो, तो वहाँ पर एक प्रतिधारी दीवार का निर्माण कर दो, इससे भी हमारा रुक जाएगा। फिर है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, ठीक है। और बहुत सारे वृक्ष लगा दो, वन लगा दो, वनों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ लेती हैं, मृदा को जकड़ लेती हैं, ठीक है। तो इससे भी हमारा भूस्खलन रुकता है। फिर है सतही अफवाह तथा झरने प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय का भी क्रियान्वयन किया जाता है। जो सतही अफवाह होता है, जो इस तरीके से जो प्रभाव होता है मिट्टी का या भूस्खलन का। अब हम देखेंगे मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण कहते किसे हैं, जब मृदा की उपजाऊता कम होने लगती है, कम उपजाऊ होने लगती है मृदा, ठीक है, बंजर होने लगती है, तो उसे बोलते हैं मृदा का निम्नीकरण। ये कैसे होता है, इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे मृदा अपरदन या क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, किन किन कारणों से, मृदा के अपरदन से और क्षीणता के कारण, ठीक है, ये होने लगता है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। जो मृदा का निम्नीकरण है वो मानवीय मनुष्यों के द्वारा भी होता है और प्राकृतिक भी होता है, दोनों ही तरीके से होता है। मनुष्य की बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से जो मृदा की उर्वरकता है वो कम होने लगती है, मृदा बंजर होने लगती है, इसका निम्नीकरण होने लगता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, वनों को काटना, ये कौन सा कारक है, मानवीय कारक है, मनुष्य वनों को काटता है। अतिचारण, जब पशु बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं तो क्या होता है, उससे भी जो है मृदा का निम्नीकरण होने लगता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ये भी मानवीय कारक है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, अत्यधिक फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे कीटनाशकों का, बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करता है, तो ये भी हमारा मानवीय कारक है। उसके बाद है वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये कौन से कारक हैं, ये प्राकृतिक कारक हैं, ठीक है। भूस्खलन का होना, बाढ़ का आना, ये सारे प्राकृतिक कारक हैं जिनसे हमारा मृदा का निम्नीकरण होता है। तो ये हमारी वर्कशीट थी जो हमने बहुत अच्छे से समझी और की। अब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। उम्मीद करता हूँ अब आसानी से आप इसके क्वेश्चन के आंसर खुद भी कर पाओगे और मैं तो आपको कराऊंगा ही। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो हमने देखा था मृदा का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों
और जैव पदार्थों तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अब मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हम ये वाला लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मृदा के निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सारे कारक। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे, हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मृदा या मिट्टी बात एक ही होती है। जनक सेल का स्वरूप, जलवायु कारक, स्थल आकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, ये सारे कारक हैं मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अब इसमें हमसे पूछ रहा है भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। तो भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, मृदा निम्नीकरण पर अंकुश लगाने के लिए, यानी जो मृदा निम्नीकरण होता है उसे कम करने के लिए, अंकुश लगाना मतलब होता है कम करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, भूस्खलन को कम करना आवश्यक है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, जो मृदा के निम्नीकरण का एक कारण क्या है, भूस्खलन भी है। ठीक है, जब भूस्खलन को हम कम कर देंगे तो उससे में मृदा के निम्नीकरण में अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर अभी हमने देखा, आपको वो लिखना है। तो आज की हमारी वर्कशीट ये थी। आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।